Hello students, today we are starting video lecture series for 10th class biology. In this series, I will discuss all chapters in detail along with class notes. We will also discuss solutions of NCERT questions. I hope you will find this series useful. The best thing about these videos is that these include class notes as shown in screen. You can note down on your notebooks and easily revise these later. So the first chapter of biology in 10th is life processes. Before starting chapter, I want to share the most important point in understanding topics. Every chapter is like a story which has continuity. You should know about its framework before everything. Once you know its framework, the whole chapter would be easy to understand and revise. So let's discuss framework of chapter 1, that is life processes. In this chapter, we will learn about various life processes which are necessary to maintain life. We will start with nutrition, its types, details of every type, then digestion with details of human alimentary canal, then respiration, types of respiration and human respiratory system, then transportation of materials in animals as well as plants, and lastly about excretion. So let's start in detail. So the name of chapter is life processes, means the processes which are important for sustaining life. So here the living organisms have life. So we will start with the definition of living organisms. These are organized, self-regulated cellular entities which show the various characteristics of life like movement, growth, responsiveness एंड रिप्रोडक्शन. इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हैं जो खुद अपनी लाइफ चला सकते हैं और उनमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे वो मूव कर सकते हैं, उनमें ग्रोथ होती है और वो रिप्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं. अब लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? दीज आर दोज बेसिक एक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग बीइंग्स विच आर इसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल. मतलब ऐसे काम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने पड़ते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें, उसे बोलेंगे हम लाइफ प्रोसेसेस. तो ऐसे कुछ प्रोसेसेस जो हम जिंदा रहने के लिए करते हैं, उसमें फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स. इसका मतलब क्या हुआ? हम सभी जानते हैं एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है या सेल वॉल होती है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है. प्रोटोप्लाज्म यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ यानी उस लिक्विड में कुछ सेल ऑर्गेनलीज होंगे जो उस सेल का काम करेंगे, जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी अपरेटस होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, न्यूक्लियस होगा. ये सारे जो ऑर्गेनलीज हैं वो अलग अलग काम करते हैं ताकि सेल जिंदा रह सके. कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, कोई पावर हाउस या एटीपी बनाएगा. तो अलग अलग ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर हैं जो हमें जिंदा रखने में मदद करते हैं, तो इनको हमें बनाए रखना पड़ता है. सेकेंड है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन यानी खाना गेन करना और उससे एनर्जी निकालना, ताकि क्योंकि हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं होगी तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा. तो न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थर्ड है रेस्पिरेशन. इसका मतलब क्या है कि हम जो फूड हमने गेन किया उससे हम ग्लूकोज निकालते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी रिलीज करते हैं, और वही एनर्जी हमें काम आती है अपने डेली काम करने के लिए. तो उसे बोलते हैं हम रेस्पिरेशन. यही बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. अब हम खाना तो एक जगह बैठे हैं तो वहाँ हमें खाना अपने आप तो मिल नहीं जाएगा, तो हमें एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं. जैसे हम O2 अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं, पानी हम अपने हाइड्रोस्फीयर से लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स वो मिनरल एलिमेंट्स लेंगे कहाँ से? ज़मीन से लेंगे. तो इसे बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो एक्सचेंज करते हैं विद हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस. उनके बॉडी सरफेस, क्योंकि एक सेल का वो ऑर्गेनिज्म है तो अपने सराउंडिंग से ही वो एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इसमें उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर की, वो हेल्प करती है किसमें? एब्जॉर्प्शन में. और जो होंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होगा? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होंगे. जैसे हम अपनी बात करें, हम में लंग्स होते हैं ताकि हम एयर का इंटेक कर सकें, उसमें एल्वियोली है ताकि वो ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंचा सके. ठीक है.
तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारे किसी एक, जैसे हमने माउथ से खाना खाया, स्टमक में उसका डाइजेशन हुआ, लेकिन स्टमक के आसपास के रीजन को खाना थोड़ी चाहिए, हमें हमारे हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। तो जहाँ पे साइट है फॉर्मेशन की, वहाँ से जिस साइट पे ज़रूरत है उस चीज़ की, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जैसे एनिमल्स में हमारे में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है हर एक सेल तक, ताकि ब्लड के द्वारा हमारा फूड हर एक सेल तक पहुँच सके। प्लांट्स में होता है वेस्कुलर सिस्टम, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जाइलम और फ्लोएम। इनकी हेल्प से प्लांट्स में फूड और वाटर अलग अलग जगह पर पहुंच जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी हमने खाना खाया, उसमें जो हमने इम्पोर्टेंट कंटेंट था न्यूट्रिएंट्स से, वो हमने यूज़ कर लिए, लेकिन इसके अलावा जो नॉन यूजफुल कंटेंट है वो बच जाएंगे, उसे हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, एक्सक्रीशन के थ्रू ही। तो इसे बोलेंगे हम एक्सक्रीशन। अब जो भी हम ये टॉपिक्स पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस वाले, वो किस ब्रांच के अंडर आते हैं, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो सारा जो भी ये लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे, चाहे न्यूट्रिशन है, चाहे डाइजेशन है, चाहे एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारे किस में आएंगे, फिजियोलॉजी के अंडर ही हम स्टडी करते हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में, उसका नाम है न्यूट्रिशन। तो जैसे कि हमने पहले ही ब्रीफिंग में बताया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। मतलब फूड को ऑब्टेन करना उसके सोर्स से, और उसके बाद उसको यूज़ करना अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, उसे बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। मान लीजिए फूड हम खाते हैं, उस फूड में कुछ तो कंटेंट होगा जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और उस कंटेंट को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। आपने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा कि न्यूट्रिएंट्स मेनली 5 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब हमने 6th क्लास में पढ़े थे। इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अलग अलग रोल होता है। फॉर एग्जांपल, इनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट है एनर्जी फूड्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी यानी एबिलिटी टू डू वर्क, जिससे हम काम कर सकते हैं। कोई काम हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, हर एक काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें कौन देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम जानते हैं, जैसे जो शुगर्स होती हैं, चाहे ग्लूकोज है, मोल्टोज है, लैक्टोज है, ये सभी शुगर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही आते हैं। और जो घी वगैरह हम खाते हैं, बटर, वो किस में आएगा, आपके फैट्स में आएगा। ये एनर्जी फूड्स होते हैं। सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मान लीजिए हम बचपन में हम 2-2.5 kg के पैदा होते हैं, 3 kg 4 kg तक पैदा होते हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते हमारी एज के साथ हमारी बॉडी बढ़ती जाती है, और उस बॉडी को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन्स के बगैर हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि सेल में जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, जो हमने 9th क्लास में ऑर्गेनेलीज पढ़े थे, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे गोल्गी अपरेटस है, चाहे राइबोसोम्स हैं, कोई भी ऑर्गेनेली है, उसकी मेम्ब्रेन किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। तो अगर प्रोटीन नहीं होंगे, सेल नहीं बन पाएगा, सेल नहीं बन पाएगा तो बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी को ग्रो करवाने के लिए। थर्ड कैटेगरी है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड। इसमें आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनका एज सच एनर्जी या बॉडी बिल्डिंग में कोई काम नहीं होता, चाहे विटामिन्स हैं चाहे मिनरल्स, इनका बॉडी बिल्डिंग एनर्जी में काम नहीं होता, लेकिन ये हमारी बॉडी को अच्छे ढंग से वर्क करवाने में हेल्प करते हैं। हमें बीमारियों से बचाएंगे, हमें हार्मोन्स एंजाइम्स की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, तो हमारी बॉडी इससे अच्छे ढंग से काम करती है और हेल्दी रहते हैं। इसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन या फूड का इंपॉर्टेंस क्या है ब्रीफ पॉइंट्स में। फर्स्ट हमने देखा फूड हमें एनर्जी देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की हेल्प से। सेकंड, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि प्रोटीन्स। थर्ड, हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। फोर्थ, रिपेयर। मान लिया हमें कोई चोट लग जाती है, जैसे मान ली चोट, बहुत खून निकल गया, वहाँ पे कोई ज़ख्म हो गया, उस ज़ख्म को भरने के लिए क्या चाहिए, हमें नए सेल्स चाहिए, और नए सेल कौन बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, तो रिपेयर में भी हमारा फूड हेल्प करता है। रेगुलेटर्स, जैसे हमारे हार्मोन्स एंड एंजाइम्स हैं। वो हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी काम करेगी लेकिन
कब कौन सा काम करेगी, ये कौन डिसाइड करता है? हमारे हार्मोन्स की सिक्रेशंस डिसाइड करती हैं, और ये हार्मोन्स कौन बनाएगा? आपके फूड से ही बनेंगे। थर्ड, एंजाइम्स। हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, फूड को डाइजेशन करने में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, वो कौन करवाता है? एंजाइम्स। और एंजाइम्स किससे बनेंगे? फूड की हेल्प से ही बनेंगे। तो ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी बीमारियों से बचने की क्षमता, इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब मान ली हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया घुस जाता है, अब वो वायरस हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है, तो उसे कौन लड़ता है उससे? WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल कैसे बनेंगे? सेल किससे बनता है? प्रोटीन से। तो WBC बनाने के लिए क्या चाहिए हमारे को? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसलिए फूड हमें हेल्प करता है बीमारियों से बचाने में भी। इसके अलावा नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी हम रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुके हैं अपनी लाइफ की, हम गैमीट्स बनाना शुरू कर चुके हैं, हमारे स्पर्म ओवम बन रहे हैं, ठीक है। जो भी स्पर्म या गैमीट बनेंगे किसकी हेल्प से बनेंगे? न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से बनेगा। ओवम बनेगा फीमेल में किसकी हेल्प से बनेगा? न्यूट्रिएंट की हेल्प से बनेगा। जब दोनों गैमीट्स बनेंगे तभी रिप्रोडक्शन हो सकता है, और ये कब बनेंगे? जब हमारे पास फूड होगा। तो रिप्रोडक्शन में भी कौन काम आता है? हमारा फूड ही काम आएगा। तो देखते हैं, हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. As the name says, auto means अपने आप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो किस में आएंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएंगे। हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ा होगा हमने, कि पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं। किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। आपको पहले ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक क्या होता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक वर्ड आया ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म यानी एक जीवित चीज़। जो भी चीज़ें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बन सकती हैं उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर बना सकता है, उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक यानी एक ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर नहीं बना सकता, उसे बोलेंगे इनऑर्गेनिक। जैसे कि जो भी मिनरल आयंस होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन्हें बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ये हमारी बॉडी के अंदर खुद नहीं बनेंगे, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की हेल्प से ऑर्गेनिक फूड बनाना, उसे बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये फोटोसिंथेसिस होती क्या है? अगर हम इसके वर्ड पे जाएं, फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस में यानी फॉर्मेशन, यानी कि लाइट की हेल्प से फूड का सिंथेसिस करना इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। और इसमें मेन प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस में लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? जो मेन प्रोडक्ट है फूड जिसको कहते हैं वो है ग्लूकोज, C6H12O6। और इसको प्लांट्स कैसे स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में। बनता ग्लूकोज है लेकिन स्टोरेज कैसे होती है? स्टार्च के रूप में। हमने राइस खाया होगा, राइस में क्या होता है? स्टार्च होता है। हमने पोटैटो खाया होगा, उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में। अब फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए होता है? फर्स्ट है क्लोरोफिल, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वाटर, फोर्थ लाइट। हर एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरो का मतलब होता है कलर और फिल होता है लीफ। तो ऐसा पिगमेंट, ऐसा कलर जो लीफ को कलर देता है उसे बोलेंगे हम क्लोरोफिल। ये एक तरह से क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। यानी एक ऐसा
पिगमेंट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अरे पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट यानी ऐसा केमिकल जिससे कलर मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी शर्ट रेड कलर की है, वो रेड क्यों है? क्योंकि उसमें उस कपड़े के बनाने के टाइम में कुछ ऐसा केमिकल डाला गया है जिससे वो कपड़ा कैसा हो गया? लाल हो गया। असल में लाल क्यों होता है? आप सभी जानते हैं कि जो वाइट लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसके 7 रंग होते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा विबग्योर। वी यानी वायलेट, आई यानी इंडिगो, बी यानी ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। 7 रंगों से हमारी वाइट लाइट बनती है। जब ये 7 मिक्स हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो हमें ओनली चीज़ें वाइट दिखाई देंगी। वाइट रंग दिखता है इस लाइट का। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मान लिया कोई कपड़ा लाल है, लाल क्यों दिखेगा? जब भी वो वाइट लाइट उस कपड़े के ऊपर पड़ेगी तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये 6 कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस कपड़े में। जो रिफ्लेक्ट होगा ओनली क्या होगा? रेड। रेड रिफ्लेक्ट होगा तभी वो हमें कपड़ा लाल दिखाई देगा। अगर मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछें कि कोई चीज़ ब्लैक क्यों दिखाई देगी, क्योंकि 7 रंगों में ब्लैक तो है ही नहीं। अगर 7 के 7 रंग ही एब्जॉर्ब हो गए तो रिफ्लेक्ट तो कुछ वापस नहीं हुआ, कुछ नहीं यानी ब्लैक। अगर हम कहें कि कपड़ा वाइट क्यों दिखाई देता है, तो वाइट कब दिखाई देगा? 7 के 7 रंग ही रिफ्लेक्ट बैक हो गए, इकट्ठे रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, यानी सारे मिक्स हो गए हैं, तो वो वाइट रंग का दिखाई देता है। तो पिगमेंट क्या होता है? मेनली एक ऐसा केमिकल है जो किसी चीज़ को रंग देता है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होंगे? जो सनलाइट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। जो क्लोरोफिल है वो होता है ग्रीन कलर का। इसका मतलब क्या हुआ? यानी विबग्योर में से जो 6 रंग थे बाकी ग्रीन को छोड़ के, सारे क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिए। रिफ्लेक्ट कौन सा किया? ओनली ग्रीन रिफ्लेक्ट किया। तो उसकी वजह से किसको कौन सा रंग मिला? ग्रीन कलर मिला। तो जो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। इसके अलावा क्लोरोफिल बी, सी भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस में मेन हेल्प करता है कौन सा है? क्लोरोफिल ए ही होता है। इसके अलावा कुछ पिगमेंट और होते हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स, जिसमें कैरोटीन आएगा ऑरेंज कलर का, ज़ैंथोफिल आएंगे येलो कलर के। ये सारे पिगमेंट इकट्ठे होकर सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से सनलाइट का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? यहाँ एक वर्ड आया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल तो एक केमिकल है, पिगमेंट है, लेकिन वो मौजूद कहाँ पे है? सेल में, प्लांट सेल में एक ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। ग्रीन कलर के प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स के टाइप, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। ग्रीन कलर का क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी हेल्प से रंग मिलता है ग्रीन। ये लीफ के एपिडर्मिस में नहीं पाया जाता, बाकी लीफ के कंप्लीट सरफेस में पाया जाता है। ये आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनईटी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ लीफ के कौन से पार्ट में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है, तो होता है एपिडर्मिस ऑफ लीफ। तो क्लोरोप्लास्ट को अगर हम डिटेल में स्टडी करें, अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट है क्या, हमने कहा कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर एक ऑर्गेनेली जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसको बोलेंगे हम क्लोरोप्लास्ट। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, ये वाला। ये किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट का। देखिए इसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसमें जो 2 मेन चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है, थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड क्या है? ये आपको ढेर से दिख रहे हैं, हीप दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ग्रेना। ग्रेना के अंदर जो सिंगल यूनिट है इसको बोलेंगे हम थाइलाकॉइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ये एक थाइलाकॉइड है, अगर इसका मैं हीप बना दूँ ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम ग्रेना। यानी ग्रेना की सिंगल यूनिट को बोलते हैं हम थाइलाकॉइड। तो जो ये हीप स्ट्रक्चर हैं इन्हें तो हम कहते हैं ग्रेना, लेकिन जो खाली जगह बच गई उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। फोटोसिंथेसिस जो होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसमें जो लाइट रिएक्शन होती है, यानी लाइट को कैप्चर करने वाली रिएक्शन, वो होती है हमारे ग्रेना थाइलाकॉइड के अंदर। और जो डार्क रिएक्शन है, जहाँ ग्लूकोज एक्चुअल में फूड बन रहा है, वो होती है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, हमेशा याद रखें कि लाइट रिएक्शन होगी थाइलाकॉइड में
और डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा के अंदर। तो ये था आपके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों लीफ में ही क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है, या लीफ ही फोटोसिंथेसिस क्यों करती है। तो उसमें सबसे मेन क्या है कि लीफ के पास लार्ज सरफेस एरिया है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर कर सकता है। ज़्यादा सनलाइट कैप्चर होगी, ज़्यादा एटीपी बनेंगे, ज़्यादा फूड बन सकता है। तो लीफ सबसे सूटेबल है सनलाइट को कैप्चर करने के लिए। सेकंड है क्योंकि फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, एयर से। और एयर से किसके थ्रू आएगा, स्टोमेटा के थ्रू आएगा। और लीफ में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं जो इजीली CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए लीफ मोस्ट सूटेबल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, हमारे पास पानी की ज़रूरत पड़ती है। और पानी कहाँ से आएगा, जड़ों से ऊपर की ओर आएगा जाइलम की हेल्प से। और लीफ में जाइलम की सप्लाई बहुत होती है, इसलिए उसके पास पानी बहुत क्वांटिटी में आ सकता है। पानी अच्छा आएगा तो फूड ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए लीफ इज़ द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस में फूड बना और किस रूप में स्टोर हुआ, वो स्टार्च के रूप में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 10th बेस्ड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, कि स्टोरेज ऑफ फूड प्लांट्स में किस फॉर्म में होती है, स्टार्च के फॉर्म में होती है। और स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं हम, उसे बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन का नॉर्मल कलर ऐसे ब्राउनिश सा होता है, लेकिन जैसे ही स्टार्च के ऊपर से गिराएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। तो अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो नॉर्मली ये ब्राउनिश कलर में रहता है। तो स्टार्च का टेस्ट किसकी हेल्प से होता है, आयोडीन सोल्यूशन की हेल्प से होता है। अब हम एक एक कंटेंट को पढ़ेंगे जो चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने पहले देखा क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। हम सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिलता है, और एयर में इसकी क्वांटिटी है लगभग 0.04%, या 0. एग्जैक्ट कहें तो 0.038%। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से स्टोमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। स्टोमेटा क्या है, दीज आर टाइनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे छेद जो लीफ सरफेस के ऊपर होते हैं। अब हमने कहा प्लांट्स दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, मोनोकॉट में जो स्टोमेटा है वो दोनों सरफेस के ऊपर मिलेंगे, अपर भी और लोअर भी। लेकिन डाइकॉट में मेनली कहाँ होते हैं, लोअर सरफेस के ऊपर ही होते हैं। तो स्टोमेटा हेल्प करता है गैसेस के इनटेक के लिए। तो CO2 किसकी हेल्प से आएगा, स्टोमेटा की हेल्प से ही आएगा। यहाँ देखेंगे स्टोमेटा का सरफेस, जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी, ये वाली ये थिक है, और जो आउटर है कैसी है, थिन है। तो यही जो डिफरेंस है इसकी थिकनेस का, आउटर और इनर मेम्ब्रेन का, ये इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद करता है। जो स्टोमेटा होगा वो दिन में ज़्यादातर ओपन रहता है और नाइट में क्लोज हो जाता है, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज मेनली कब चाहिए, दिन में, इसलिए दिन में इसकी ओपनिंग हो जाती है। अब देखेंगे हम कि ऐसा कोई टाइम होता है जब हमें गैसेस के इनटेक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है या इवनिंग का टाइम होता है, उस टाइम क्या होगा, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, यानी वो O2 लेंगे और CO2 छोड़ेंगे, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज़्यादा हो सके, उसका रेट फोटोसिंथेसिस का बहुत कम होता है, तो यानी CO2 वो वहाँ से कम अमाउंट में निकल रही है। तो जितना भी रेस्पिरेशन में CO2 निकलेगी उतनी ही यूज़ कहाँ हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस में, यानी बाहर से हमें किसी भी CO2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस पॉइंट को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जब रेस्पिरेटरी CO2 का जो अमाउंट है वही यूज़ हो जाए किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यानी नेट इनटेक CO2 का 0 होता है, और ये कब होगा, इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में। इस पॉइंट को कहते हैं हम कंपनसेशन पॉइंट। थर्ड हमें चाहिए होता है वाटर। वाटर हम सभी जानते हैं कहाँ से मिलेगा, रूट्स में जाइलम की हेल्प से सारे प्लांट्स तक पहुँचेगा। और वाटर काम क्या होता है, मेनली हाइड्रोजन प्रोटॉन आयंस डोनेट करना फोटोसिंथेसिस के टाइम। प्रोटॉन्स आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोटॉन हेल्प करते हैं ATP बनाने में। एक कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी है पीटर मिचेल की, वो हम पढ़ेंगे +2 क्लास में या 11th क्लास में, कि किस तरह से प्रोटॉन्स के फ्लो से ATP बनते हैं। तो वाटर का मेनली काम क्या है, आपके प्रोटॉन्स डोनेट करना। फोर्थ है
लाइट। लाइट सभी जानते हैं कि लाइट के बगैर तो एटीपी बन सकता है क्योंकि वो एनर्जी का सोर्स है, और जो लाइट हमें चाहिए होती है उसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी स्पेक्ट्रम का वह पार्ट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, उसे बोलेंगे PAR या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और ये होती है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। ये हेल्प करती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी फोटो यानी लाइट को तोड़ना, लाइसिस यानी तोड़ना, ऑफ वाटर, पानी को तोड़ना है वाटर मॉलिक्यूल को। ठीक है, इससे हम क्या बनाएंगे, H पॉजिटिव बनाएंगे, प्रोटॉन्स बनाएंगे। ठीक है, तो लाइट क्या करती है, वाटर को तोड़ने का काम करेगी ताकि उससे प्रोटॉन्स निकल सकें, प्रोटॉन निकलेंगे तभी वहाँ पे क्या होगा, ATP बन पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ था बेसिक फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा। अभी तक हमने देखा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, किस ब्रांच के अंदर आते हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं। न्यूट्रिशन में हम देख रहे थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, चाहे एनर्जी गिविंग में हैं, बॉडी बिल्डिंग हैं, चाहे प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी न्यूट्रिएंट्स हैं, काम क्या है उस न्यूट्रिएंट्स के, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, यानी जहाँ प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जहाँ लाइट की हेल्प से, CO2 की हेल्प से, वाटर की हेल्प से फूड बन रहा है प्लांट्स में, और क्लोरोफिल की हेल्प से। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस की, चाहे क्लोरोफिल है, CO2 है, H2 है, लाइट है। क्लोरोफिल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे काम आती है, वाटर का काम क्या है, लाइट का काम क्या है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डिटेल्स में जाएंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहें, अच्छे से सीखें। थैंक यू।